हाय फ्रेंड्स, आज हम भारत के भूगोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पेनिनसुलर प्लेटू रीजन। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक टॉपिक हमारा प्रायद्वीपीय पठारी भारत। प- जो पठारी प्रदेश है इसकी बात करें तो ये हमारे भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना, ये हमारे क्या भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना भौतिक प्रदेश है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे नया कौन सा प्रदेश है तो ये हमारे कौन सा होगा? उत्तर भारत का मैदान। ये हमारे भारत का सबसे नया प्रदेश है, जबकि हमारा सबसे पुराना और सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ये हमारे गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। आप इसे याद रखेंगे, ये किसका हिस्सा है? ये हमारे गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है, जो हमारे क्या प्राचीन सुपर कॉन्टिनेंट जो पेंजिया था उसका दक्षिणी भाग है। आप इसे याद रखेंगे, पेंजिया का दक्षिणी भाग हमारे कौन सा? जो हमारा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है। विस्तार की बात करें तो ये प्रदेश लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने? 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ हमारे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। फिर बात करें भूगर्भीय संरचना की। किसकी भूगर्भीय संरचना की बात करें तो इसमें सबसे पहले इसका ढाल की बात की जाती है। किसकी? इसके ढाल की बात की जाती है। तो यह एक ढाल मतलब शिल्ड का उदाहरण है। तो ये ढाल वैसा ढाल नहीं है, आप इसे याद रखेंगे कि जैसे इसे स्लोप वाला ढाल नहीं है, ये शिल्ड वाला ढाल है। आप इसे याद रखेंगे, जब ज्वालामुखी क्रियाएं होती है, क्या ज्वालामुखी क्रियाएं होती है, तो जब हमारे क्या क्षारीय लावा निकलता है, कौन सा क्षारीय लावा निकलता है, जो क्या होता है बहुत पतला होता है, और पतला होता है ये बहुत लंबी दूरी तक फैल जाता है, जिससे हमारे किसका निर्माण होता है? शील्ड का निर्माण होता है, एक ढाल का निर्माण होता है। जिसका मतलब है कि यह पृथ्वी की सबसे पुरानी और सबसे स्थिर भूगर्भीय संरचनाओं में से एक है। और इसी स्थिरता का कारण क्या है? विवर्तनिक मतलब टेक्टोनिक दृष्टि से स्थिर है। ये कि हमारे टेक्टोनिक ये विवर्तनिक की दृष्टि से स्थिर है, यानी यहाँ भूकंप और ज्वालामुखी जैसी भूगर्भीय घटनाएं कम से कम होती है। क्यों? क्योंकि ये पहले ही बहुत समय पहले हो चुकी है। अब यहाँ पे ऐसी गतिविधियां नहीं होती है। आप इसे याद रखेंगे। खनिज संपदा की बात करें तो ये हमारे भारत का सबसे खनिज संपन्न क्षेत्र है। ये भारत का क्या सबसे अधिक खनिज संपन्न क्षेत्र है, जहाँ विभिन्न प्रकार के धात्विक और अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। जहाँ पे हमारे क्या विभिन्न प्रकार के धात्विक और अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। ऊंचाई की बात करें तो इस प्रदेश की औसत ऊंचाई लगभग 600 से 900 मीटर है। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी? लगभग 600 से 900 मीटर है। भू आकृतियों की बात करें तो इस क्षेत्र में कई पर्वत, पहाड़ियां और पठार शामिल है। इस क्षेत्र में हमारे क्या कई पर्वत, पहाड़ियां और पठार शामिल है, जो इसकी विविध स्थलाकृति का निर्माण करते हैं, बात करें हमारी ये जो दक्षिणी भारत का जो पठारी प्रदेश है उसकी, जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की, तो इसमें हमारी एक जो टर्म्स आती है, टर्म है हमारी कौन सी? मध्यवर्ती उच्चभूमि, जिसे सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि मध्यवर्ती उच्चभूमि या सेंट्रल हाईलैंड किसे कहेंगे, तो आप क्या बताएंगे? तो अरावली और विंध्याचल श्रेणी, कौन सी? अरावली और विंध्याचल श्रेणी के बीच में स्थित पठारी प्रदेश को मध्यवर्ती उच्चभूमि कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे। दो पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी? एक तो हमारी क्या अरावली है, एक हमारी कौन सी है? विंध्यन पर्वतमाला। इन दोनों पर्वतमालाओं के बीच में हमारे चार पठार है। कौन कौन से? एक तो हमारे मेवाड़ का पठार है, एक हमारे मध्य भारत का पठार है, एक हमारे कौन सा? बुंदेलखंड का पठार है, और एक हमारे क्या मालवा का पठार है। ये चार पठार मिलके हमारे क्या मध्यवर्ती उच्च भूमि का निर्माण करते हैं। किस किस के बीच में? हमारे एक तो अरावली और एक हमारे विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इन दोनों पर्वत श्रेणी के बीच में जो चार पठार है, कौन कौन से? मेवाड़ का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार और मालवा का पठार। इन चारों पठारों को मिलाकर के क्या बोलते हैं? हमारे मध्यवर्ती उच्च भूमि कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे। परीक्षा में आए तो आपको चारों पठारों के नाम बताने पड़ेंगे। अब हम देखेंगे प्रायद्वीपीय प्रदेश के मुख्य पठार कौन कौन से। प्रायद्वीपीय प्रदेश के मुख्य पठार हमारे 10 हैं। आप इसे याद रखेंगे। कितने पठार है? टोटल 10 पठार है इसके अंदर। तो प्रायद्वीपीय पठार को विभिन्न क्षेत्रीय पठारों में बांटा जाता है। कौन कौन से पठार है? 10 पठार है टोटल, जिनमें पहला पठार आता है हमारा कौन सा? मेवाड़ का पठार। पहला पठार कौन सा? मेवाड़ का पठार। बात करें स्थिति की, कहाँ पे है ये? ये पठार हमारे राजस्थान में जो अरावली पर्वत है इसके पूर्व में स्थित है। मेवाड़ का पठार कहाँ? हमारे राजस्थान के हमारे जो अरावली पर्वत है उसके पूर्व में स्थित हमारे मेवाड़ का पठार। नदी की बात करें तो इस पठार पर हमारे बनास नदी बहती है। कौन सी नदी? बनास नदी बहती है। जो हमारे चंबल नदी की एक सहायक नदी, कौन सी? बनास नदी, वो हमारी इस पठार की मुख्य नदी है। ढाल की बात करें तो इस पठार का ढाल हमारे पश्चिम से पूर्व की ओर है। किधर से? पश्चिम से पूर्व की ओर इसका ढाल है। चित्र में आप दसों के दसों पठार देख सकते हो। कौन कौन से पठार है? दसों के दसों। ये तुम्हारे क्या हमारे मध्य भारत का पठार है, ये वाला मध्य भारत का पठार, ये हमारे मेवाड़ का पठार, ये हमारे मालवा का पठार, ये हमारे कौन सा? बुंदेलखंड का पठार। और ये चारों पठार हमारे मध्यवर्ती उच्च भूमि का हिस्सा है। ये हमारे छोटा नागपुर का पठार, ये हमारे कार्बी आंग्लों का पठार, मेवाड़ का मेघालय का पठार,
दंडकारण्य का पठार और दक्कन का पठार। तो इस तरह मैं टोटल 10 पठार आपसे याद रखेंगे। ये बुंदेलखंड का पठार आपने देख लिया था, बघेलखंड का पठार भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह देख सकते हैं हमारे कितने भारत के अंदर टोटल मूल रूप से 10 पठार है। तो एक पठार हमने देख लिया। अब दूसरा पठार आता है कौन सा हमारा, मध्य भारत का पठार। दूसरा कौन सा पठार आएगा, मध्य भारत के पठार की बात करें तो ये कहाँ है, तो ये पठार हमारे उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में है। कहाँ, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में हमारे मध्य भारत का पठार है। नदी और भू आकृति की बात करें तो इस पठार पर चंबल नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, इस पठार पर चंबल नदी बहती है, जो अपने तीव्र कटाव के कारण, किसकी वजह से, अपने तीव्र कटाव के कारण गहरे खड्डों और बीहड़ों का निर्माण करती है। किसका, गहरे खड्डों और बीहड़ मतलब जो बैडलैंड्स होते हैं उनका निर्माण करती है। किसकी वजह से, अपने तीव्र कटाव के कारण। फिर आता है तीसरा पठार, आता है हमारा कौन सा, बुंदेलखंड का पठार। तीसरा पठार आता है कौन सा, बुंदेलखंड के पठार की बात करें स्थिति की, तो ये पठार हमारे कहाँ है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में फैला हुआ। कौन सा, हमारा बुंदेलखंड का पठार दोनों राज्यों में फैला है, मतलब दोनों की सीमाओं पर स्थित है। बात करें इस पठार की जलवायु की, तो इस पठार पर हमारे अर्धशुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। कैसी, अर्धशुष्क परिस्थितियां पाई जाती है इस पठार पर, जिससे हमारे ये क्षेत्र क्या है, जल संकट का सामना करता है। जिससे ये क्षेत्र के हमारे जल संकट का सामना करता है, मतलब यहाँ पे पानी की कमी रहती है। कौन सा, हमारा बुंदेलखंड का पठार। बात करें इस क्षेत्र की नदियों की और भू आकृति की बात करें तो इस क्षेत्र में हमारे बेतवा और केन की नदियां बहती है। कौन कौन से, केन और बेतवा नदियां बहती है, जो यहाँ पे गहरी घाटियां और जलप्रपात का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, गहरी घाटियों का और जलप्रपात का निर्माण करती है। चौथा पठार आता है हमारा कौन सा, मालवा का पठार। चौथा पठार कौन सा, हमारे मालवा के पठार की बात करें, निर्माण की बात करें तो ये लावा से निर्मित एक त्रिभुजाकार पठार है। ये किससे निर्मित है, लावा से निर्मित एक त्रिभुजाकार पठार है। और इसका निर्माण हमारे किससे हुआ है, इसका निर्माण हमारे दक्कन ट्रैप की, किसके, दक्कन ट्रैप के जो हमारे ज्वालामुखी विस्फोट है इनसे हमारे मालवा का पठार का निर्माण हुआ है। यदि आपसे पूछा जाए कि मालवा का पठार का निर्माण कैसे हुआ है, तो आपको बताना पड़ेगा दक्कन ट्रैप के ज्वालामुखी विस्फोटों से हमारे मालवा का पठार का निर्माण हुआ है। और इसकी आकृति कैसी है, मालवा के पठार की, इसकी आकृति हमारे त्रिभुजाकार है। स्थिति की बात करें तो ये पठार मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, ये पठार मुख्यतः हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसका विस्तार राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग तक विस्तृत है। इसका विस्तार कहाँ, हमारे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग तक फैला हुआ है। मृदा की बात करें तो यहाँ हमारे काली मृदा पाई जाती है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है हमारे मालवा के पठार में। ब्लैक सोइल की विशेषता होती है क्या, ये हमारे क्या लंबे समय तक जल धारण करके रखती है। इसकी विशेषता क्या है, ये लंबे समय तक जल धारण करके रखती है। और इसी क्षमता के कारण यहाँ पे कपास की खेती बहुत ज्यादा की जाती है। किस पे, काली मृदा में हमारे क्या कपास की खेती काफी ज्यादा की जाती है। बात करें इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी की, इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है सिगार टॉप, नाम में ही टॉप है तो चोटी भी टॉप वाली है। तो इस क्षेत्र में हमारे कौन सी चोटी है सबसे ऊंची, सिगार टॉप। नदियों की बात करें तो इस पठार पर हमारा चंबल, काली सिंध, पार्वती और शिप्रा, कौन कौन सी, चंबल, काली सिंध, पार्वती और शिप्रा, ये नदियां बहती है। आप इसे याद रखें कौन कौन सी नदियां, चंबल, काली सिंध, पार्वती और शिप्रा जैसी नदियां बहती है। शहर की बात करें तो शिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश का जो प्रसिद्ध शहर है उज्जैन स्थित है। आप इसे याद रखेंगे, शिप्रा नदी के किनारे क्या, हमारे मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर उज्जैन स्थित है। और उज्जैन के पास में हमारे क्या है, आप इसे याद रखेंगे, उज्जैन के पास में हमारे क्या, महाकाल का मंदिर है। आप इसे याद रखेंगे, उज्जैन का महाकाल। मध्य प्रदेश के मुख्य शहर जो हमारे इंदौर और भोपाल भी इसी पठार पे स्थित है। जो कौन कौन से शहर, इंदौर और भोपाल भी हमारे किस है, इसी जो पठार है वहां पे स्थित है। अक्षांश की बात करें तो इस पठार से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। तो हमने 4 पठार देख लिए, चारों पठारों की खासियत क्या है, चारों पठारों का नाम एक बार वापस बता दें। एक तो हमारा कौन सा था, मेवाड़ का पठार था। एक हमारा क्या, मध्य भारत का पठार। एक हमारा बुंदेलखंड का पठार। एक था हमारा मालवा का पठार। और चारों पठारों को मिला के हमारे मध्यवर्ती उच्च भूमि कहलाती है। पांचवा पठार आता है कौन सा, हमारा बघेलखंड का पठार। कौन सा, बघेलखंड के पठार की बात करें, स्थिति की बात करें तो ये पठार हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में स्थित है। ये पठार कहाँ का, हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में स्थित है। भौगोलिक महत्व की बात करें तो इस पठारी क्षेत्र में विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी आके मिलती है। इस पठारी क्षेत्र में हमारे क्या, विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी आके मिलती है। दोनों श्रेणी आके आप यहाँ पे मिल जाती है बघेलखंड के पठार में, जिससे ये बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक जंक्शन बन जाता है। जल विभाजक की बात करें तो ये पठार में सोन नदी के अपवा तंत्र को महानदी के अपवा तंत्र से अलग करता है। जो बघेलखंड का पठार है ये हमारे क्या करता है, सोन नदी का जो अपवा तंत्र है उसको महानदी के अपवा तंत्र से अलग करता है। इसी वजह से क्या है, एक जल विभाजक के रूप में भी काम करता है। किस तरह काम करता है, एक जल विभाजक के रूप में काम करता है। आप इसे याद रखेंगे। अगला पठार आता है हमारा कौन सा, छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार है, छोटा नागपुर का पठार। बात करें कहाँ फैला हुआ है,
तो ये पठार हमारे झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, कहाँ का? झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन राज्यों में फैला हुआ कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। बात करें इस पठार की ऊंचाई की, तो इस पठार की औसत ऊंचाई हमारी 700 मीटर है। कितनी? इस पठार की औसत ऊंचाई हमारी 700 मीटर है। सर्वोच्च चोटी की बात करें तो इस पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पारसनाथ। आप इसे याद रखेंगे, इस पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ है, जिसे हम क्या बोलते हैं? समेत शिखर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समेत शिखर भी कहते हैं। और पारसनाथ क्या हमारे एक जैन धार्मिक स्थल है, आप इसे याद रखेंगे। पारसनाथ क्या हमारे एक जैन धार्मिक स्थल है। चित्र में आप छोटा नागपुर के पठार के बारे में देख सकते हो। ये हमारे इसमें एक नदी है, नदी का नाम है दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। इसे उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बांटती है। उत्तरी क्षेत्र को हम हजारीबाग और कोडरमा का पठार कहते हैं, दक्षिणी भाग को हम क्या बोलते हैं? रांची का पठार कहते हैं। दामोदर नदी इसे दो भागों में बांटती है। ऊपरी जो क्षेत्र है उसे तो हजारीबाग और कोडरमा का पठार कहते हैं, जबकि दक्षिणी भाग को हम क्या बोलते हैं? रांची का पठार कहते हैं। पश्चिमी भाग की बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र है उसे पाट क्षेत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पाट क्षेत्र कहते हैं। और पाट क्षेत्र से हमारी दो नदियां बहती है, एक हमारी उत्तरी कोयल और एक शंख नदी। आप इसे याद रखेंगे। पाट क्षेत्र से हमारी दो नदियां बहती है, एक तो उत्तरी कोयल और एक शंख नदी। बात करें हजारीबाग या और हमारे कोडरमा पठार, यहाँ से हमारी बराकर नदी बहती है। कौन सी? बराकर नदी बहती है, जो आगे मिलके दामोदर नदी में जाके मिल जाती है। बल्कि हमारे रांची के पठार की बात करें तो यहाँ से हमारी तीन नदियां, एक तो हमारी दक्षिणी कोयल, वैतरणी नदी और स्वर्णरेखा नदी। कौन कौन सी? दक्षिणी कोयल, वैतरणी नदी और स्वर्णरेखा नदी। तो इस तरह तीन नदियां आके निकलती है कहाँ से? रांची के पठार से। तो हमने छोटा नागपुर के पठार के बारे में समझ लिया। अब टेक्स्ट में देख लेते हैं इसी चीज को। तो खनिज संपदा की बात करें तो ये भारत का सबसे अधिक खनिज संपन्न पठार है। ये पठार हमारे क्या? भारत का सबसे अधिक खनिज संपन्न पठार है, जिसे हमारे भारत का ध्रुव प्रदेश भी कहते हैं। क्या? जिसे हमारे भारत का ध्रुव प्रदेश भी कहते हैं। और यहाँ क्या हमारे धात्विक जैसे हमारे लोहयस, बॉक्साइड, अधात्विक जैसे हमारे अभ्रक और ऊर्जा खनिज जैसे हमारे कोयला, तो इस तरह के खनिज काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कौन कौन से हमारे खनिज? लोहयस, ये तो हमारा धात्विक खनिज है। लोहयस और बॉक्साइड ये हमारे धात्विक खनिज है। ये हमारे अभ्रक जैसे हमारे अधात्विक खनिज और कोयला जैसे हमारे ऊर्जा खनिज पाए जाते हैं। जनजाति की बात करें तो इस पठार पर हमारे मुंडा और संथाल जैसी प्रमुख जनजातियां निवास करती है। इस पठार पे हमारे क्या है? मुंडा और संथाल जैसी जनजातियां निवास करती है। वनस्पति की बात करें तो इस पठार का मुख्य भाग क्या? इस पठार का मुख्य भाग क्या? सघन वनाच्छादित है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे वन पाए जाते हैं और जो भी कैसे घने वन पाए जाते हैं, जो हमारी जैव विविधता से संपन्न है। नदियों की बात करें तो इस पठार से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है, जैसे हमारे बराकर, दामोदर, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, शंख। तो इस तरह हमारी बहुत सारी नदियां इस पठारी क्षेत्र से निकलती है। दामोदर क्षेत्र की बात करें तो दामोदर घाटी क्षेत्र में बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, जो भारत के प्रमुख जो कोयला क्षेत्र है उनमें से एक है। बात करें इस क्षेत्र के विभाजन की, बात करें इसमें जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है, इस क्षेत्र के विभाजन की बात करें तो दामोदर नदी इस पठारी क्षेत्र को दो मुख्य भागों में बांटती है। कितने? दो मुख्य भागों में बांटती है। कौन सी नदी? दामोदर नदी। उत्तरी भाग की बात करें तो उत्तरी भाग को हम कोडरमा और हजारीबाग का पठार कहते हैं। उत्तरी भाग की बात करें तो उत्तरी भाग को हम क्या बोलते हैं? कोडरमा और हजारीबाग का पठार कहते हैं, जो हमारा अभ्रक के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिणी भाग की बात करें तो दक्षिणी भाग को हम रांची का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? रांची का पठार कहते हैं। तो उत्तरी भाग को तो हम कोडरमा और हजारीबाग का पठार कहेंगे और दक्षिणी भाग को हम रांची का पठार कहेंगे। बात करें इस पठार के पश्चिम भाग की, तो पश्चिम भाग को हम पाट क्षेत्र कहते हैं। क्या? पाट क्षेत्र कहेंगे पश्चिम भाग को। तो इस पठार का पश्चिम भाग लावा से ढका हुआ है। किससे? पश्चिम भाग किससे ढका हुआ है? लावा से ढका हुआ है। इसीलिए इसे पाट क्षेत्र या पाट रीजन कहते हैं। सपाट शीर्ष वाली पहाड़ियों का क्षेत्र है। जो कैसी पहाड़ियां हैं यहाँ पे? हमारे सपाट शीर्ष वाली पहाड़ियां हैं, इसीलिए इसे पाट क्षेत्र कहते हैं। तो पाट क्षेत्र का सबसे ऊंचा पाट कौन सा कहेगा? नेत्रहाट पाट कहलाएगा। आपसे याद रखेंगे, पाट क्षेत्र का सबसे ऊंचा पाट नेत्रहाट पाट कहलाएगा, जिसे हम छोटा नागपुर की रानी कहते हैं। जो हमारे क्या नेत्रहार पाट है उसे हम क्या कहेंगे? छोटा नागपुर की रानी कहेंगे, जो अपने सुंदर दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। जो छोटा छोटा नागपुर की रानी कहलाने वाला नेत्रहार पाट है, जो अपने किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदर दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। बात करें इस क्षेत्र की भू आकृतियों की, तो छोटा नागपुर का पठार हमारे अग्र गंभीर क्या? अग्र गंभीर का उदाहरण है, मतलब तीव्र ढाल वाला किनारा है। छोटा नागपुर का पठार कैसा हमारा? तीव्र ढाल वाला किनारा है। और रांची का पठार समप्राय मैदान जो पेनेप्लेन है, इसका उदाहरण आप इसे याद रखेंगे। मतलब नदियों के द्वारा अपरदित होकर लगभग समतल हो चुका हमारा कौन सा? रांची का पठार। आप इसे याद रखेंगे। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि ये तो हमारे क्या, जो पूरा पूरा छोटा नागपुर का पठार है, इसमें आधा वाला भाग जो नीचे वाला भाग है रांची का पठार, यहाँ पे क्या नदियां बह रही है, नदियां बहने की वजह से ये वाला जो पठार है वो तो लगभग समतल समतल हो चुका है।
अगला पठार आता है हमारा कौन सा, मेघालय का पठार। 6 पठार हमने देख लिए, 7वां पठार आता है कौन सा हमारा, मेघालय का पठार। संबंध की बात करें तो मेघालय के पठार को छोटा नागपुर के पठार का ही हिस्सा माना जाता है। क्या, छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा ही माना जाता है हमारे लगभग मेघालय के पठार को। और ये मूल रूप से हमारे क्या, प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। ये हमारा मूल रूप से प्रायद्वीपीय जो पठार है उसी का विस्तार कौन सा, मेघालय का पठार। विभाजन की बात करें तो दोनों के दोनों पठार मालदा वंश के द्वारा अलग हो गए हैं। क्या, दोनों पठार हमारे क्या, मालदा वंश से अलग हो गए हैं। और इन पठारों के बीच में राजमहल गारो गप स्थित है। आप इसे याद रखेंगे, दोनों पठार हमारे क्या है, किससे अलग हो गए हैं, हमारे छोटा नागपुर का पठार। आप इसे याद रखें, कौन कौन से पठार है, ये तो हमारा छोटा नागपुर का पठार है और ये हमारे मेघालय का पठार है। ये दोनों पहले एक ही पठार हुआ करते थे, लेकिन बीच में हमारा क्या आ गया, मालदा भ्रंश आ गया। क्या आ गया, मालदा भ्रंश आ गया। आप इसे याद रखेंगे, जैसे ये मालदा भ्रंश है बीच में आ गया। और इन पठारों के बीच में राजमहल गारो गप स्थित है। आप इसे याद रखेंगे, इस भ्रंश की वजह से एक गैप बन जाता है। क्या बन जाता है, एक भ्रंश की, इस भ्रंश की वजह से एक गैप बन जाता है और इस गैप को कहते हैं राजमहल गारो गैप। क्या, राजमहल गारो गैप की बात करें तो राजमहल गारो गैप क्यों है, क्योंकि यहाँ तो हमारे क्या, राजमहल की पहाड़ियां हैं। कौन सी, राजमहल की पहाड़ियां। और यहाँ पे गारो की पहाड़ियां हैं, यहाँ पे गारो की पहाड़ियां। तो राजमहल गारो गैप, राजमहल की पहाड़ियां और गारो पहाड़ी के बीच का गैप है, इसलिए से राजमहल गारो गैप कहेंगे। और ये किसकी वजह से है, मालदा भ्रंश की वजह से आया। आप इसे याद रखें, किसकी वजह से आया, मालदा भ्रंश की वजह से आया है। आप इसे याद रखेंगे। जो हमारे क्या, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान से ढका हुआ है। जो हमारे किससे, जो हमारे मेघालय के पठार के हमारे गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानों से ढका हुआ है। फिर बात करें इसकी पहाड़ी की, तो मेघालय पठार पर 3 मुख्य रूप से पहाड़ियां पाई जाती है। कौन-कौन सी पहाड़ियां, 3 मुख्य पहाड़ियां जो हमारे मेघालय पठार पे पाई जाती है। इनका नाम वहां की जनजातियों के नाम पे ही रखा गया है। जो जिस पहाड़ी पे जो जनजाति पाई जाती है, वहां का नाम वही रखा गया है। जैसे गारो पहाड़ी, गारो जनजाति के लिए, खासी पहाड़ी, खासी जनजाति के लिए, जयंतिया पहाड़ी, जयंतिया जनजाति के लिए पाई जाती, नाम दिया गया है। तो जैसी जनजाति उस पहाड़ी का नाम वही दिया गया है। और इन जनजातियों का एक ही विशेषता होती है कि यहाँ मात्र सत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। कैसे, पितृ सत्तात्मक की बजाय क्या, मात्र सत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। मतलब जनजाति कैसी है, मात्र सत्तात्मक जनजातियां हैं। फिर बात करें गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो तीनों के आपको पता होना चाहिए सबसे ऊंची चोटियां कौन सी है। तो गारो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी हमारी नौकरेका है। आप इसे याद रखिए, नौकरेका है। और नौकरेका हमारे क्या, जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। नौकरेका हमारे क्या, एक महत्वपूर्ण जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। कहाँ का, सबसे ऊंची चोटी है ये हमारे गारो पहाड़ियों की। फिर आती है हमारी खासी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, ये हमारी क्या, शिलोंग है। आप इसे याद रखेंगे, शिलोंग, मेघालय की राजधानी हमारी कौन सी है, शिलोंग है। और खासी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है शिलोंग। शिलोंग हमारे क्या, मेघालय पठार की सर्वोच्च चोटी भी है। कहाँ की, मेघालय पठार की सर्वोच्च चोटी भी हमारी शिलोंग की है। फिर जयंती पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी हमारे मरगंशी, कौन सी, मरगंशी चोटी हमारी क्या, जयंती पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। खनिज की बात करें तो इस पठार पर हमारे लोहयस्क खनिज, कोयला और यूरेनियम। क्या, इस पठार पर हमारे लोहयस्क, कोयला और यूरेनियम, ये महत्वपूर्ण खनिज भंडार पाए जाते हैं। कौन कौन से, कोयला, यूरेनियम और लोहयस्क। वर्षा की बात करें तो हमारे खासी पहाड़ियों पर, कहाँ से, खासी पहाड़ी पर मासिनराम और चेरापूंजी नामक 2 जगह है। कौन कौन सी, मासिनराम और चेरापूंजी नामक 2 जगह है जहाँ विश्व की सबसे ज्यादा औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो मासिनराम और चेरापूंजी 2 जगह है, वहां पे हमारे विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है। यह हमारे क्या, पहाड़ियों के कीप के आकार, ये हमारे पहाड़ियों के कीप के आकार और मानसून हवाओं के कारण होता है। किसकी वजह से, ये हमारे मान पहाड़ी के कीप के आकार की वजह से, साथ ही साथ हमारे क्या, मानसून हवाओं के कारण होता है। तो इस तरह देख सकते हैं कि जैसे ये हमारे दक्षिणी भारत है, ये हमारे क्या, दक्षिण भारत क्या, नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में इस तरह का हमारा भारत है, इस तरह का भारत है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे तो हमारे हिमालय है। यहाँ पे तो हिमालय, जब पवनें यहाँ से आती है तो यहाँ से टकरा के इधर आ जाती है। क्या है, टकरा के इधर आती है। इसी वजह से क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है। और यहाँ पे मासिनराम और यहीं पे हमारे चेरापूंजी है। जिस वजह से जो मानसून के अंदर आप इसे देखेंगे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा क्यों होती है, क्यों, क्योंकि पहाड़ियों के कीप आकार होने की वजह से और मानसून हवाओं के प्रभाव की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है। आप इसे याद रखेंगे। आगे हम बात करेंगे कौन सा अगला पठार आता है, कार्बी आंगलोंग का पठार। कौन सा पठार है, कार्बी आंगलोंग का पठार की बात करें। कहाँ है ये असम में स्थित पठार है। कार्बी आंगलोंग का पठार कहाँ पे, हमारे असम में स्थित पठार है। और ये भी हमारे क्या, प्रायद्वीपीय पठार का एक प्रमुख भाग है। किसका, प्रायद्वीपीय पठार का एक प्रमुख भाग है। कौन सा, कार्बी आंगलोंग का पठार। पहाड़ियों की बात करें तो इस पठार पर मिकिर और रेंगमा, ये पहाड़ियां पाई जाती है। कौन सी, मिकिर और रेंगमा पहाड़ियां पाई जाती है हमारे किस पे, कार्बी आंगलोंग के पठार पे। नवा पठार आता है हमारा कौन सा, दंडकारण्य के पठार। कौन सा पठार है, दंडकारण्य के पठार की बात करें। कहाँ है ये,
ये पठार हमारे 3 राज्य, उनको से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। क्या पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही राज्य हुआ करते थे, लेकिन अब 2 राज्य हो गए। तो इस तरह 4 राज्य, कौन-कौन से? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इन चारों के जंक्शन पे हमारे कौन-सा? दंडकारण्य का पठार। और ये एक बहुत ही बड़ा और वनाच्छादित क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे जंगल पाए जाते हैं। बहुत भयंकर जंगल है हमारे कहाँ? दंडकारण्य के पठार में। और ये हमारे रेड बेल्ट का हिस्सा है। किसका? नक्सलियों, मतलब रेड बेल्ट का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो दंडकारण्य पठार को छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार भी कहते हैं। क्या दंडकारण्य के पठार को हमारे क्या छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार भी कहा जाता है। खनिज की बात करें तो बस्तर का पठार हमारे लौह अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौह अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? हमारे बस्तर का पठार। और यहाँ हमारे लौह अयस्क के बहुत ही प्रसिद्ध खाने कौन कौन से? दल्ली राजहरा और बेलाडीला। जो लौह अयस्क के प्रसिद्ध खाने कौन कौन सी? दल्ली राजहरा और हमारे बेलाडीला। ये खाने हमारे प्रसिद्ध है यहाँ की। कहाँ की? बस्तर की। सर्वोच्च चोटी की बात करें तो बस्तर के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? बेलाडीला। आप इसे याद रखेंगे। बस्तर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बेलाडीला। नदी की बात करें तो बस्तर के पठार पर हमारे कौन सी नदी बहती है? इंद्रावती नदी बहती है। कौन? इंद्रावती नदी की बात करें तो कहाँ बहती है? बस्तर के पठार पे। आप इसे याद रखेंगे। जो गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी? इंद्रावती नदी, जो हमारे कहाँ बहती है? बस्तर के पठार पे। तो दंडकारण्य के पठार में हमने बहुत सारी जानकारी तो ले ली। बात करें उड़ीसा में तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर देख लिया। अब हम देखेंगे उड़ीसा के अंदर जो ये बस्तर का पठार या फिर दंडकारण्य का पठार है उसकी बात करें। तो दंडकारण्य के पठार को उड़ीसा में कालाहांडी कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में तो हमारे क्या कहा जाता है? बस्तर कहा जाता है। उसी तरह हमारे उड़ीसा में क्या कहा जाता है? इसे कालाहांडी कहा जाता है। खनिज की बात करें तो कालाहांडी पठार हमारा बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध हमारे कालाहांडी का पठार। और बॉक्साइट क्या? हमारा एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। बॉक्साइट क्या होता है? एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। बॉक्साइट के लिए हमारे 3 जिले कौन कौन से? कालाहांडी, कोरापुट और बोलांगीर। कौन कौन सा? हमारे कालाहांडी, कोरापुट और बोलांगीर। यहीं पे हमारे उड़ीसा में स्थित है। किसके लिए? बॉक्साइट के लिए। बात करें नदियों की तो कालाहांडी पठार पर सबरी और सिल्लुरु, कौन कौन सी? सबरी, सिल्लुरु ये नदियां बहती है। कहाँ पे? कालाहांडी के पठार पर हमारे कौन कौन सी नदियां बहती है? सबरी और सिल्लुरु नदियां बहती है। फिर बात करेंगे हमारे दक्कन के पठार की। 10वां और आखिरी पठार आता है कौन सा? हमारा दक्कन का पठार। बात करें निर्माण की तो ये लावा से निर्मित, ये किससे निर्मित है? लावा से निर्मित एक त्रिभुजाकार पठार है। तो किससे निर्मित है? लावा से निर्मित एक बहुत ही त्रिभुजाकार पठार है। इसका निर्माण हमारा किससे? दरार उद्भेदन, जो फिशर इरप्शन से हुआ है। आप इसे याद रखेंगे। ये ज्वालामुखी उद्भेदन है। ज्वालामुखी उद्भेदन की बात करें तो जिस ज्वालामुखी से हमारे क्षारीय लावा निकलता है। कौन सा लावा निकलता है? क्षारीय लावा निकलता है। तो क्षारीय लावा की खासियत क्या होती है? इसमें सिलिका की मात्रा कम पाई जाती है। क्या? सिलिका की मात्रा कम पाई जाती है। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा पतला होता है और बहुत दूरी तक फैल जाता है, जिससे हमारे ढाल का निर्माण होता है, शील्ड का निर्माण होता है। तो आप इसे याद रखेंगे। जो हमारे दंडकारण्य का पठार है तो दंडकारण्य क्या? दक्कन का पठार है। तो दक्कन का पठार हमारे त्रिभुजा का पठार है और इसका निर्माण हमारे दरार उद्भेदन से हुआ है। किससे? फिशर इरप्शन से हुआ है। बात करें इसके विस्तार की तो ये भारत के 8 राज्यों में फैला हुआ। कितने? भारत के 8 राज्यों में फैला हुआ पठार है। कौन कौन से 8 राज्य? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और तमिलनाडु। इन 8 राज्यों में फैला हुआ हमारा ये वाला पठार। फिर बात करें उत्तर पूर्वी भाग की। इस पठार के उत्तर पूर्वी भाग में डोलीगुट्टा स्थित है। आप याद रखेंगे। डोलीगुट्टा चोटी कहाँ हमारे? इस पठार के उत्तर पूर्वी भाग में। दक्षिण भाग की बात करें तो इस पठार का दक्षिणतम भाग तिरुवन्नामलाई, जो तमिलनाडु तक विस्तृत है। आप इसे याद रखें। उत्तरी भाग की जो पीक है वो तो हमारी डोलीगुट्टा चोटी है और दक्षिणी भाग की बात करें तो तिरुवन्नामलाई, जो तमिलनाडु है वो है। आकार की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। बात करें इसकी तो आकार में यह भारत का सबसे बड़ा पठार है, जो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। कितना? 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ पठार है। ढाल की बात करें तो इस पठार का सामान्य ढाल हमारे पश्चिम से पूर्व की ओर है। किधर से किधर? पश्चिम से पूर्व की ओर इसका सामान्य ढाल है, जिसके कारण अधिकांश नदियां जैसे हमारे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पश्चिम से पूर्व की ओर बह के बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इसके ढाल कहाँ से? पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसी वजह से इस पठार पर बहने वाली नदियां कौन कौन सी है? हमारी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और अंत में क्या हमारे बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई हमारी कितनी? 600 मीटर है। कितनी ऊंचाई है हमारी? 600 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। जबकि हमारे छोटा नागपुर के पठार की औसत ऊंचाई कितनी थी? 700 मीटर। बात करें इसके प्रादेशिक विभाजन की। जो दक्कन का पठार है तो दक्कन के पठार के प्रादेशिक विभाजन की बात करें तो इसे हम मुख्य रूप से कितने? 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं।
एक भाग आता है हमारा कौन सा, महाराष्ट्र का पठार। ये राज्यों के आधार पे देख सकते हैं, पहला महाराष्ट्र का पठार है, दूसरा तेलंगाना का पठार या फिर आंध्र का पठार भी कह सकते हैं, और तीसरा आता है हमारा कौन सा, कर्नाटक का पठार। तो इसमें हमारे मुख्य रूप से 3 राज्य आते हैं, तो तीनों राज्यों के नाम इसमें आ गए। पहला हमारा कौन सा आता है, महाराष्ट्र का पठार। महाराष्ट्र के पठार की क्या खासियत है, यहाँ पे हमारे क्या है, इस पठार पर गोदावरी और कृष्णा नदियां बहती है। कौन सी, गोदावरी कृष्णा नदियां इस पठार पे बहती है। बात करें मृदा की, तो यहाँ हमारे काली मृदा जो ब्लैक सॉइल पाई जाती है, जो भारत का सबसे प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पे हमारे क्या सबसे ज्यादा कपास उगती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी भी हमारी कौन सी पाई जाती है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है। फिर तेलंगाना या फिर आंध्र के पठार की बात करें, तो कृष्णा नदी इस पठार को 2 भागों में बांटती है। क्या, कृष्णा नदी इस पठार को 2 भागों में बांटती है। उत्तरी भाग को तो हम तेलंगाना का पठार कहते हैं, और दक्षिणी भाग को हम रायलसीमा का पठार कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे, उत्तरी भाग को तो हमारे क्या तेलंगाना का पठार कहेंगे, और दक्षिणी भाग को रायलसीमा का पठार कहेंगे। और इन दोनों भागों को बांटने का काम कौन करती है, कृष्णा नदी। और रायलसीमा के पठार की बात करें, तो यहीं पे हमारी क्या पेन्नेरू नदी बहती है। कौन सी नदी, पेन्नेरू नदी बहती है। और इसका पूरी भाग जो हमारे ये दक्कन का पठार है, इसका पूरी भाग क्या कहलाता है, हमारे सीमांध्र कहलाता है। आप इसे याद रखेंगे, दक्षिणी वो जो पूरी भाग है हमारे इस पठार का, उसे हम क्या बोलेंगे, सीमांध्र कहेंगे। तीसरा आता है हमारा कौन सा, कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठार की बात करें, तो 600 मीटर की समोच्च रेखा, क्या 600 मीटर की समोच्च रेखा इस पठार को 2 भागों में बांटती है। जो कर्नाटक का पठार है, तो ये इसकी बात करें तो 600 मीटर की समोच्च रेखा इसे 2 भागों में बांटती है। इसका जो उत्तरी भाग है उसे बेंगलोर का पठार कहते हैं। क्या, इसका जो उत्तरी भाग है उसे बेंगलोर का पठार कहते हैं, जिसमें हमारे तुंगभद्रा नदी बहती है। कौन सी, तुंगभद्रा नदी बहती है हमारे कौन से, बेंगलोर के पठार पे। और दक्षिणी भाग को हम मैसूर का पठार कहते हैं। दक्षिणी भाग को क्या कहेंगे, मैसूर का पठार कहेंगे, जिसमें हमारे कौन सी, कावेरी नदी बहती है। आप इसे याद रखेंगे। और दोनों भागों को अलग करने का काम करता है हमारा 600 मीटर समोच्च रेखा। आप इसे याद रखेंगे। फिर बात करें मलनाड की, किसकी, मलनाड की बात करें, मलनाड किसे कहते हैं, तो कर्नाटक पठार के, ये कर्नाटक के पठार के पश्चिम भाग को मलनाड कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे, मलनाड किसे कहते हैं, हमारे कर्नाटक के पठार के पश्चिम भाग को। जो हमारा पहाड़ी और वनाच्छादित क्षेत्र, मतलब यहाँ पे पहाड़ी बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ वन भी खूब है। फिर सर्वोच्च चोटी की बात करें, तो मलनाड के सर्वोच्च चोटी, क्या मलनाड की सर्वोच्च चोटी कौन सी, मुलियानगिरी। आप इसे याद रखेंगे, कौन सी, कि मलनाड की जो सर्वोच्च चोटी कौन सी हमारी, मुलियानगिरी। जो कर्नाटक की भी सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी, मुलियानगिरी कर्नाटक की, साथ ही साथ मलनाड की सबसे ऊंची चोटी है। अन्य चोटियों की बात करें, तो कुद्रेमुख कर्नाटक की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, कौन सी, कुद्रेमुख। ये क्या हमारे कर्नाटक की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो मलनाड में स्थित है। कहाँ पे, मलनाड में स्थित है। और ये हमारे क्या लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। फिर कलहट्टागिरी, क्या, कलहट्टागिरी क्या हमारे कर्नाटक की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो भी हमारे कहा मलनाड में स्थित है। इस तरह हमने जो दक्कन के पठार के भाग देख लिए। अब चित्र में भी इसको देख लेते हैं, किसमें, चित्र में भी इसको देखने की कोशिश कर लेते हैं। तो हमारे जो दक्कन का पठार है, इसके हमने 3 राज्यों में 3 भाग बनाए। कितने, 3 राज्यों के 3 भाग बनाए। एक तो हमारा महाराष्ट्र का पठार है, एक हमारा कर्नाटक का पठार है, एक हमारा क्या आंध्रा या तेलंगाना का पठार है। महाराष्ट्र के पठार की खासियत क्या है, यहाँ पे हमारे 2 नदियां हैं, एक तो हमारी गोदावरी नदी और एक कृष्णा नदी, ये नदियां बहती है। फिर आंध्रा या तेलंगाना के पठार की बात करें, तो इसको 2 भागों में बांटने का काम करती है हमारी कौन सी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी हमारे आंध्रा या तेलंगाना के पठार को 2 भागों में बांटती है। कृष्णा नदी के ऊपर वाला या उत्तरी क्षेत्र हमारे तेलंगाना का पठार, दक्षिणी वाला हमारा क्षेत्र रायलसीमा का पठार कहलाएगा। बात करें तो रायलसीमा के पठार की, यहीं से हमारी कौन सी नदी बहती है, पेन्नेरू नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, पेन्नेरू नदी बहती है। तो ये लाइन हमारे पेन्नेरू नदी की है। फिर बात करें हमारे आंध्रा है तेलंगाना के पठार की, तो इसके पूर्वी हिस्सा हमारे क्या कहलाता है, सीमांध्र कहलाता है। इसका पूर्वी हिस्सा हमारे क्या कहलाएगा, सीमांध्र कहलाएगा। फिर तीसरा हिस्सा आता है हमारा कौन सा, कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठार की बात करें, तो इसको 600 मीटर की समोच्च रेखा, कौन सी, 600 मीटर की समोच्च रेखा इसे 2 भागों में बांटती है। कितने, 2 भागों में बांटती है। उत्तरी भाग को हम क्या कहते हैं, बेंगलुरु का पठार, और दक्षिणी भाग को हम कहते हैं मैसूर का पठार। उत्तरी भाग को तो हम क्या कहते हैं, बेंगलुरु का पठार, और दक्षिणी भाग को हम कहते हैं मैसूर का पठार। जो उत्तरी भाग है बेंगलुरु का पठार, यहाँ से हमारी कौन सी नदी बहती है, तुंगभद्रा नदी बहती है। कौन सी नदी, तुंगभद्रा नदी बहती है। जबकि दक्षिणी वाला क्षेत्र है जिसे मैसूर का पठार कहते हैं, तो यहाँ से हमारी कौन सी, कावेरी नदी बहती है। आप इसे याद रखें, क्या, कौन सी नदी बहती है, कावेरी नदी बहती है। बात करें कर्नाटक के पठार की, तो इसके पश्चिम वाला क्षेत्र, कर्नाटक के पठार का पश्चिम वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, हमारे मलनाड कहलाता है। आप इसे याद रखेंगे। तो इस तरह हमने दक्कन के पठार के बारे में भी काफी जानकारी ले ली। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने भारत के जो पठारी क्षेत्र है, दक्षिण का पठारी क्षेत्र है,
उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।